बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के नाजरीन को अली सलमान स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदेद कहता है कि जहां रोज़ाना रात 11 बजे हम बात करते हैं आईसीसी 2019 के हवाले से कि जहां पर रोज़ाना जो मैचेस खेले जाते हैं उनका हम तबसरा और तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में 2 मैचेस खेले गए। एक मैच इस वक्त प्रोग्रेस में कि जहाँ पर न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि दूसरी जानिब जो आज का पहला मैच है खेला गया वहाँ पर इंडिया की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को एक लो स्कोरिंग मैच में शिकस्त से 2-4 किया। इंडिया की टीम यहां पर पहले बैटिंग करते हुए महज 224 रन बनाने में कामयाब रही 8 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में 213 रन स्कोर किए गए और इस तरह इस मैच में कामयाबी हासिल की 11 रन से इंडिया की टीम ने। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है इस मैच की समरी कि 224 रन 8 विकेटों के नुकसान पे विराट कोहली ने कैप्टन नॉक खेली, 67 रन स्कोर किए। इसके अलावा 52 रन की इनिंग केदार जादेव की जानिब से सामने आई, 30 रन की इनिंग केएल राहुल खेलने में कामयाब रहे। और अगर अफगानिस्तान के बॉलिंग कार्ड पर निगाह डालें तो 2 विकेटें मोहम्मद नबी के हिस्से में आई, गुलबदीन नाइब ने भी 2 विकेटें हासिल की। जवाब में मतलूबा टारगेट अफगानिस्तान की टीम चेस ना कर सकी और मोहम्मद नबी ने किसी हद तक 52 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत पेश की। इसके अलावा रहमत शाह ने 36 रन से की इनिंग खेली और 27 रन करने में गुलबदीन नाइब कामयाब रहे। 4 विकेटें मोहम्मद शामी ने हासिल की, जिन 4 विकेटों में से उनकी एक हैट्रिक भी शामिल है। तो इस तरह बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया यहाँ पर मोहम्मद शामी ने, जो इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहे थे भुवनेश्वर कुमार के इंजर्ड होने के बाद, और अपनी अफादियत को, अपनी अहमियत को उन्होंने साबित भी किया। तो यूँ इंडिया की टीम इस मैच में 11 रन से कामयाबी हासिल कर गई। इस मैच पर गुफ्तगू करने के लिए और क्रिकेट से जुड़े दीगर इशूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट, दोनों क्रिकेट पैनलिस्ट हैं कि जिनके तबसरे और तज्जिए आप पसंद कर रहे हैं और जिस तरह आपका फीडबैक हमें इनके हवाले से मिल रहा है उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर भी हैं। हमारे साथ मौजूद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऑफिस में ताहिर खान। वेलकम टू द शो ताहिर। थैंक यू अली भाई। कैसे लगा आपको आज? क्या लग रहा था कि आज इंडिया का आज होने वाला कुछ ना कुछ? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था अफगानिस्तान ने और बड़े ब्रेवली उन्होंने आज बॉलिंग की है, फील्डिंग, कैप्टनसी की मैं बात करूंगा, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, जैसे जैसे वर्ल्ड कप क्लोज हो रहा है और वैसे वैसे मैचेस में मजा आ रहा है, वैसे वैसे मजा आ रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, इसलिए मैचेस में मजा भी आ रहा है। टीमों को अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका भी मिल रहा है, अपनी ताकत दिखाने का मौका भी मिल रहा है। हमारे साथ जो हमारे दूसरे क्रिकेट एनालिस्ट है हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है टीमों की कारकर्दगी अच्छी हो रही है और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है तो इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है। इनके तबसरे, तज्जिए और की जो कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे बड़े ही हमारे अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर बदी उज़्ज़मा। बदी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैंने सुना आजकल बहुत सेल्फियां लोग आपके साथ ले रहे हैं, फैन फॉलोइंग में आपकी बहुत इजाफा हो गया। आपकी मोहब्बत है, आप जो इतना तज़किरा करते हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि दूसरा अपसेट होने वाला है और बहुत सारे ऐसे हमारे जो शायकीन खासतौर पर पाकिस्तानी ऐसे टीवी के सामने बैठे हुए थे। मैंने कुछ लोगों को बोला भी, यार इतने गौर से मैच क्यों देख रहे हो? तो कह रहे थे अफगान जीत रहा है इसलिए ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुशी होती है कि आज चाहे पाकिस्तान ने नहीं हारा, अफगान ने हरा दिया होता तो पाकिस्तानी शायकीन ज़्यादा खुश होते। अच्छा ताहिर, आपको लगता है कि आज लोगों के दरमियान भी बड़ा मुकाबला था कि कौन सी टीम को चाहे जीते? क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तवातुर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हम जो अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करते हैं जवाब में वहाँ से वो जेस्चर का सामना नहीं होता। तो आज लोग, मैंने देखा कुछ जिस तरह बदी ने कहा, लेकिन मेरी फीलिंग थोड़ी डिफरेंट है। लोग कन्फ्यूज थे कि इंडिया को सपोर्ट करें कि अफगानिस्तान को सपोर्ट करें, वो इसलिए कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अफगानिस्तान से जो जेस्चर सामने आ रहा है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। देखिए सही बात है, क्योंकि जो स्टार्ट जो परसों तरसों से ये चीज़ें चल रही हैं कि वहाँ से बयान आ रहे हैं, यहाँ से बयान जा रहा है, जो भी बयान आ रहे हैं, देखें अगर वो उनके चेयरमैन है, वो अपनी टीम के लिए जो भी बयान दे रहे हैं उनको आप देने दें, हमें कोई कंसर्न नहीं। लेकिन उस बयान का रिएक्शन आज अफगानिस्तान की टीम ने क्या दिया, वन ऑफ द बेस्ट टीम मैं कहूँगा इंडिया की है इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर। उनको इतने कम रन पे रिस्ट्रिक्ट करना, प्लस फिर इतनी अच्छी फील्डिंग करके और फिर जो बैटिंग में इतना क्लोज लेके गए, तो डेफिनेटली क्रेडिट हमें अफगानिस्तान के बैट्समैनों को बल्कि पूरी टीम वर्क को देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज क्रिकेट खेली है, उन्होंने बताया है कि इंडिया जैसी टॉप क्लास टीम के आगे हम जैसे इतने कमजोर टीम भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से विराट कोहली ने बैटिंग किया, जब टॉप ऑर्डर इंडिया में हमें रोहित शर्मा जो इनफॉर्म बैट्समैन थे वो रन करते नजर नहीं आए, इस स्ट्रेटजी को किस तरह देखते हैं? क्योंकि आज जो फिल सिमंस थे उन्होंने होमवर्क किया हुआ था अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ, स्पिनर के साथ उन्होंने बॉलिंग का आगाज किया। अब बिल्कुल ऐसे ही हुआ। देखिए अब उन्होंने जो मुजीब बॉल कर रहे थे तो पहले दूसरे ओवर में देखा कि रोहित शर्मा और के राहुल दोनों जो है स्ट्रगल कर रहे थे और उनको गेंद को खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने जो है स्टार्ट लिया था अफगान ने, और रोहित शर्मा जो जिनसे बड़ी उम्मीदें थी उन इंडियन को, वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरीके से आगे खेला, अमूमन वो इतना आगे इन्हीं को इतना तेज़ी से बिल्ड नहीं करते, वो बॉलें खेलते हैं, अपने आप को सेट करते हैं। लेकिन के राहुल क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, उनसे नहीं
नहीं ईट लग रही थी या उनसे शॉट नहीं खेले जा रहे थे, तो वहाँ पर विराट कोहली ने जो है वहाँ पर अच्छा आगे खेला, तभी स्कोर आगे बढ़ा। अगर देखें, अगर 67 रन आप विराट कोहली के निकाल दें तो उसके बाद इंडिया का स्कोर नहीं बढ़ता। बीच में जब अपना धोनी है, उन्होंने 28-29 रन किए, उसके अलावा जो जादेव ने जो 52 रन किए और फंस के उन्होंने किए, रुक के किए, और इसी तरह की बैटिंग की जरूरत थी, क्योंकि वो विकेट ऐसी थी कि उनके स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी। राशिद खान को आज देखिए, पिछले मैच में हम कह रहे थे 110 रन दे दिए, लेकिन आज के मैच में उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और आखिरी ओवर भी देखे उन्होंने किया और रन जो है ना नहीं दिए, तो जबरदस्त अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा कि स्ट्रगल करते, कल आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो हेडिंगले लीड्स की पिच है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं है बैटिंग के लिए, और सलीम मलिक ने एक ज़माने में कहा था कि उन्होंने जो निफ्ट सेंचुरी स्कोर की वो कैरियर की बेस्ट इनिंग थी जो लीड्स में उन्होंने स्कोर की। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लीड्स की जो पिच का बिहेवियर है वो चेंज नहीं हुआ और पिच का बिहेवियर वैसा ही, आज ही बैटिंग करना इतना ही मुश्किल है। आज अली भाई वहाँ साउथहैम्पटन में ये मैच था इनका, इंडिया का और इनका, लेकिन बाद ये दोनों पिचेस का जो बिहेवियर है ना वो सेम ही है। जो नंबर ऑफ परसेंटेज अगर आप स्पिनिंग की निकालें तो 46.5 लीड्स की निकली थी और 45.3 आपकी साउथहैम्पटन के लिए, तो इट मींस कि ये सपोर्ट करता है स्पिनर को जो अच्छे स्पिनर हैं। अच्छा, इंडिया इसलिए भी स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि इंडिया को पता है कि इनकी लीग में ये दोनों बॉलर्स राशिद खान हो गए, आपके नबी हो गए, नजीब हो गए, ये तीनों उनके अगेंस्ट खेले और स्ट्रगल करते हुए नजर आए वहां पर। तो डेफिनेटली उनको भी रीड करना होगा, क्योंकि जब शुरू में उनके क्लैप्स हुए एकदम, फिर कोहली पे जिम्मेदारी आई, कोहली के बाद एकदम फिर जब धोनी पे जिम्मेदारी आई, धोनी आते ही उनको तकरीबन 12 बॉलें लगी थी 1 रन लेने में। तो ये धोनी को पहली दफा में देखा कि इतना लंबा धोनी ने अपना टाइम लिया, अमूमन वो टाइम लेते नहीं है। ये कंफ्यूजन नजर आ रही थी इंडियन बैटिंग के अंदर कि हमें एक टारगेट सेट करके देना है अफगानियों को। आपको पता है वो लोग ऐसे हैं कि अगर उनकी बल्ले पे लगनी शुरू होती है तो फिर रन्स चाहे जितने भी हों वो फौरन करते हैं वो लोग। तो फिर आपको क्या लगा, क्यों पैनिक बटन दबा, इतने ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पे मौजूद नहीं थे और यहाँ पर 224 रन, जब आजकल ये मॉडर्न डे क्रिकेट में इतने ज़्यादा रन नहीं है, पैनिक बटन क्या दबा? क्या जो जिस तरह शामी ने बॉलिंग की है, आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान की टीम बहुत जल्दी शैल में चली गई? अली भाई, एक्सपीरियंस नहीं है। मैं समझता हूँ जो एक्सपीरियंस इनके टॉप ऑर्डर की बात करें, जैसे अगर फिर हम यहाँ शहजाद की अगर बात करेंगे, शहजाद मिस कर रहे हैं उसको, शहजाद के डेफिनेटली मिस करें, क्योंकि शहजाद की वो जो 10 ओवर के शुरू की जो क्रिकेट है वो शहजाद अगर एग्रेसिव खेलता है वो इनको रन्स मिलते हैं। और फिर अगर शहजाद यहाँ पर मौजूद होता डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन नबी को बहुत नीचे भेजा गया है। मैं समझता हूँ नबी को एटलीस्ट 4 नंबर या 5 नंबर पे आना चाहिए था, जहां पर वो रहमतुल्लाह आए और फिर वो हशमत वहां खेले थे। वहां पर आप अगर उससे उस वक्त नबी को भेजते और फिर बोलते कि आप एक एंड पूरा संभालें और फिर लड़कों को लेके चलें, वो एक थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि वहां पर जब वो पुल मारते हुए आउट हुआ है बुमराह को, क्योंकि बुमराह को लाए इसीलिए थे क्योंकि विकेट चाहिए। तो ये यहाँ पर शो करता है कि उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं था। दूसरी जाने भी रहमत शाह ने आज इनिंग खेली, 36 रन की इनिंग खेली रहमत शाह ने। नबी के साथ आपको लगता है कि उनको भी थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए था और इनिंग को आगे कैरी ऑन करते ताकि जो 11 से शिकस्त हुई आखिर में वो नहीं मिलती? देखिए अली भाई, यहाँ पर कप्तानी को दाद देनी पड़ेगी विराट कोहली की कप्तानी को, क्योंकि जब 2 उनके आउट हुए तो उसके बाद इंडिया की देखिए हलचल मच गई थी। उनके जो विराट कोहली थे, कभी धोनी के पास जा रहे हैं, धोनी फील्डर के पास आ रहे हैं, बॉलर के पास आ रहे हैं, तो इस तरह की जो है ना थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो गई थी। वो अच्छा जब उन्होंने बॉलिंग चेंज की, बुमराह को लेकर आए और बुमराह ने तो वो 2 विकेटें हासिल की, तो उसके बाद जब 4 उनके आउट हुए तो उसके बाद थोड़ा सा इंडिया जो है वापस आए। लेकिन नबी जब तक नबी खेल रहे थे तो सबको ये था कि ये मैच निकाल देंगे, लेकिन बीच में जब राशिद आए उन्होंने कुछ बॉलिंग मिस कर दी। फिर उनके साथ दूसरा लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो अकरम विकेट कीपर हैं वो आए, उन्होंने इकराम जो है वो आए, उन्होंने बॉलिंग मिस कर दी, तो थोड़ी सा इनको प्रॉब्लम हुई है। अगर नबी को ज़्यादा स्ट्राइक मिलती तो मेरे ख्याल में ये और क्लोज मैच जाता और जीत भी सकता था अफगान। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब इस इतना क्लोज मैच आने के बाद अफगानिस्तान की टीम मैच आ रही है, अब जो फर्दर उनके आने वाले मैचेस हैं, क्योंकि अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा अफगानिस्तान की टीम को, क्योंकि दीगर जो टीम है वो 224 रन पे आउट नहीं होंगी। इससे टीम के मोरल पे क्या असर पड़ता है कि आपके बॉलर आपको आउट करके दे रहे हैं, बैट्समैन आपके फिनिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल में तो इनका सीखने का, मैं कहूँ सीखना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि जब इंडिया की इतनी मजबूत बैटिंग लाइन को ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर से लेके आप अगर नीचे आ जाए, वहाँ पांड्या वहाँ मौजूद हैं जो हिट्स बड़े अच्छे लगाते हैं, इतनी कम रन्स पे आपने आउट किया, ये डेफिनेटली उनको थोड़ा बूस्टअप मिला होगा उनके बॉलर्स को। अब अगर वो किसी के अगेंस्ट भी खेलते हैं मैच, उनको बूस्टअप मिलेगा। अच्छा, रही बात बैट्समैनों की, उनको वहां पर फिल सिमंस लाजमी बताएंगे कि जी ये गलती थी आपकी, एक गलत शॉट खेला आपने और पूरा मैच हमने उनको खुद दिया है हाथ पर रख के। मैं समझता हूँ अगर वो जैसे बाद में जब नजीब उल्लाह आए, नजीब उल्लाह को भी शॉर्ट बॉल्स हुई हैं,
एक भी शॉर्ट बॉल उन्होंने अटैम्प्ट नहीं की जब नबी के साथ जो पार्टनरशिप लगी। तो ये चीज अगर वो ऊपर वाले ये काम करते तो मैं नहीं समझ सकता कि इतना बड़ा फर्क जो होता। कंट्रोवर्सीज इस पूरे टूर्नामेंट में चलेंगे, इस पर मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिसने अफगानिस्तान को टेस्ट स्टेटस दिलाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। अफगानिस्तान क्रिकेट के इन और आउट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और अफगानिस्तान के साबिक नेशनल कोच कबीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम। कबीर भाई, मेरे साथ ताहिर खान साहब मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और बदियुज़्ज़मा मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर न्यूज़ वन के। यकीनन ये दोनों नाम आपके लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं होंगे। हम बात करें अफगानिस्तान की टीम के हवाले से। आज अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और जो बीज आपने लगाया था आज वो एक दरख्त बन के सामने आया, लेकिन बहुत सारी कमियां हमें नजर आ रही हैं अफगानिस्तान की टीम में। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मेरे ख्याल में तो अफगानिस्तान ने तरक्की के मंजिल तय करते करते एकदम से रिवर्स गियर लगाया है और फिर से वो अफगानिस्तान नजर आ रही है जो आज से तकरीबन 8-10 साल पहले की अफगानिस्तान थी कि बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, टीमों को रिस्ट्रिक्ट कर लेते थे, लेकिन बैटिंग जब प्रेशर आता तो बैटिंग जो है ना वो खुल के सामने आ जाती थी और वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। पिछले 3-4 सालों में उन्होंने एक दफा इम्प्रूवमेंट दिखाया, उनकी बैटिंग रन करना शुरू कर दिए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब ये वर्ल्ड कप में आए हैं तो वर्ल्ड कप में एकदम से एक्सरसाइज हो गए बहुत सारे। और मेरे ख्याल में इनकी वजह भी ये थी कि जो ये पिछले जो टूर्नामेंट खेले या उन्होंने जो सीरीज खेली है, ज्यादातर जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की जो वीकर टीम्स के साथ खेल के इन्होंने जीता और जाहिर बात उनकी रैंकिंग वगैरह भी बढ़ी। नो डाउट कि इनके प्लेयर्स अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन जो है जो उनकी जो रैंकिंग बढ़ी है वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट सीरीज खेल के नहीं बढ़ी। ठीक है, तो एक वो भी वजह है। अच्छा कबीर, ये बताइए कि ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं, हम पाकिस्तान के प्लेयर्स की तो बात करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जा रहे हैं, आपको लगता है अफगानिस्तान के प्लेयर्स अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? मोहम्मद नबी को हम देख लेते हैं, राशिद खान को देख लेते हैं, ऐसा लगता है टीम बन के नहीं खेल रहे हैं लोग। थोड़ा सा अगर आप इसको देखें, वर्ल्ड कप के थोड़े से कुछ मतलब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही उनका सीईओ चेंज हो गया और उन्होंने वो अपने कप्तान को भी चेंज कर दिया। अब जब आप ऐसे जाते हैं, जारी बात है कि कुछ अनसर्टेनिटीज आती हैं, नए कप्तान के साथ एडजस्ट होना, एकदम से इतने बड़े डिसीजन करना, शहजाद को वापस भेजना और उसका उस पर रिएक्ट करना कि वो फिट थे, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने कप्तान को फिर साइड लाइन करके बिठा देना फिर खिलाना। तो नजर तो जाहिर होता है ऐसे ही आता है, अंदर का हाल दोनों को पता है, लेकिन जो ऊपर जो है वो ये है कि जो डिसीजंस हैं वो एकदम से इतने ज्यादा हो गए वर्ल्ड कप के फौरन, मतलब वर्ल्ड कप सर पे था और अच्छा कबीर भाई, वक्त मेरे पास कम है, मैं जल्दी जल्दी आपसे इनसाइट कुछ लेना चाहूंगा। अभी हम देख रहे हैं फिल सिमंस और जो आपके फॉर्मर सिलेक्टर थे अफगानिस्तान के चीफ सिलेक्टर दौलत अहमद जई, इनके दरमियान में ट्वीट्स का तबादला हुआ, क्योंकि फिल सिमंस को उन्होंने कहा कि जी इस स्ट्रेटेजी के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, और जवाबी कार्रवाई में फिल सिमंस ने यह कहा कि जब आप टीम का कप्तान बदल देंगे, आप जब टीम को बैलेंस इसका खराब कर देंगे तो उसके बाद जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। बतौर कोच आप पे कितना इन्फ्लुएंस डालता था अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड? लेकिन सबसे पहले तो फिल सिमंस को भी प्रोफेशनल जैसे ट्विटर पे जाके ऐसे ट्वीट नहीं करना चाहिए, और ना अफगानिस्तान के जो उनके जो है चीफ सिलेक्टर उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के मामला होते हैं ये सोशल मीडिया पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो नॉन प्रोफेशनल, दोनों का नॉन प्रोफेशनल। अच्छा, जितना साल मैंने काम किया, जारी बात है मैंने काम करने का प्रॉमिस किया था कि आप लोगों ने मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करनी है, मुझे मेरे तरीके से काम करने देना, तो उसके ज्यादातर जो है ना उन्होंने वो भी इस चीज को बड़ी खुले दिल से उन्होंने। ठीक है, अच्छा कबीर भाई मेरे साथ लाइन पर रहेगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 सवाल और भी करने हैं, क्योंकि मुझे इस वक्त ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक पर जाने से पहले रोजाना की तरह रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंक, और जब वापस आएंगे तो कबीर खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंक के बाद। Nicely placed. And now through the offside. Oh, that's fine. Fielder's inside the circle, as you'd imagine, from the spinner. It's a good start from Coley. Just errs in length, and straight away he's
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर और अफगानिस्तान के साबिक नेशनल कोच कबीर खान साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कबीर भाई, थैंक यू सो मच कबीर भाई कि आपने काफ़ी देर इंतजार भी किया। आपने अफगानिस्तान की टीम बनाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। शहजाद मोहम्मदी को आप अफगानिस्तान की टीम में आपने इंडक्ट किया और एक मौके पर आप रिफतुल्लाह मोहम्मद को भी वहाँ पर लेके जा रहे थे। लेकिन अब आप जब देखते हैं अफगानिस्तान की जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, इस तरह अफगानिस्तान की टीम पीछे आ रही है और प्लेयर जो इंडिविजुअल जो लीग पे ज़्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं, कितना बतौर फॉर्मर कोच आपको अफसोस होता है कि टीम अब रिवर्ट हो रही है? जी, अफसोस जारी बात होता है कि जब आप एक टीम को चाह रहे होते हैं और एक अच्छे स्टेज पे छोड़ के आते हैं और आप चाहते हो कि उससे आगे जाए, और वो जब वहां से आगे नहीं जा रहे, इंडिविजुअल जैसे आपने कहा कि इंडिविजुअल 2-3 स्टार्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उनके मोहम्मद नबी है, राशिद खान है, मुजीब है, वो लोग जाके लीग में खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अफगानिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन जब वो आके एज ए टीम या टीम में खेल रहे हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जो होना चाहिए। तो जारी बात है, अफसोस होता है। और उसमें जो मैं उन बेचारों की जो बॉलिंग, अगर आप देखें तो अफगानिस्तान बॉलिंग ठीक कर रही है, तो बॉलर्स पे इतना ज्यादा भी नहीं है, उनकी जो बैटिंग है वो बहुत बुरा कर रही है। आपको लगता है शहजाद मोहम्मदी के साथ ज्यादती की है, मोहम्मद शहजाद मोहम्मदी के साथ, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं फिट था और मुझे वापस भेज दिया गया? देखिए जी, वो तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई कि अगर उसको अगर दूसरे एंगल से अगर आप देखें तो उसमें सीधा क्रिकेट बोर्ड पर इल्जाम लगाया, तो उन्होंने गलत बयानी की हुई है। तो वो तो उनका अगर आप देखें कोड ऑफ कंडक्ट को देखा जाए तो उसको क्रिकेट बोर्ड को तो उसकी पूरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, और बिल्कुल आईसीसी के नजर में उनके क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने झूठा साबित कर दिया कि उनके क्रिकेट बोर्ड ने झूठ बोला है। और अगर वो फिट है तो ये तो अगर इस मसले को देखें तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला है। एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर उसको डिफरेंट एंगल से देखें तो उसने तो बहुत बड़ा मेरे ख्याल में कि बहुत बड़ा इशू खड़ा कर दिया। ठीक है, अच्छा अपना कबीर भाई, कुछ स्टेटमेंट ऐसे आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सपोर्ट किया, आपने जाके वहाँ पे कोचिंग की, वहाँ पे जाके इकबाल सिकंदर ने थोड़े अरसे के लिए कोचिंग की, इंजमाम ने कोचिंग की, रमजान वहाँ पे फील्डिंग कोच रहे, राशिद लतीफ वहाँ पे जाके कोच रहे, पाकिस्तान के कोचेस ने बड़ा काम किया वहाँ पे। अभी भी जिनके फिटनेस है रोहिल, वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन हम ये देखते हैं वहाँ से उस जेस्चर का सामना हमें नहीं मिलता, वो रिस्पॉन्स हमें वहाँ से नहीं मिलता। इससे पहले रईस अहमद ज़ई ने कह दिया जब अंडर 19 में उनकी टीम जीती कि जनाब पाकिस्तान को क्रिकेट हमसे सीखनी चाहिए। अब बदी भी कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, ये दोनों सवालों का जरा कंबाइंड जवाब दीजिएगा। कबीर भाई, मसला ये है कि आप लोग भी वहाँ पर जाते रहे, यूनुस खान गए, इंजमाम गए, तो बहुत सारे जो आपके जो क्रिकेटर्स हैं, कुछ यहाँ पर भी राशिद खान जैसे खेले, तो वहाँ पर अब बातें आपकी जो उनके चीज़ एग्जेक्टिव हैं असदुल्ला, उनकी तरफ से, रईस अहमद की तरफ से, और बहुत सारी ऐसी बातें, अब उनके बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं वो भी बातें करने लगे हैं कि आप जो है पाकिस्तान को जो है वो अफगानियों से, अफगानिस्तान क्रिकेट जो है वहाँ से आके बोर्ड से भी सीखना चाहिए और अफगानिस्तान में आके क्रिकेट सीखनी भी चाहिए। क्या तक ये बातें दुरुस्त हैं? कल की बनी हुई टीम जिनको पाकिस्तानियों ने बनाया और आज वो हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। देखिए, पहले तो असद के रईस वाला जो था, रईस और दौलत ने एक वक्त में, दौलत नज़री ने एक वक्त में ये बयान दिया था और उसका जवाब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अली ज़िया साहब ने फेसबुक पे दे दिया था। एक चीज जो सोशल मीडिया वाली काम है, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, अब जारी बात है जब अब असद के नाम से जो ट्विटर आ रहा है, असद ने दूसरे दिन ही फेसबुक पे कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, पाकिस्तान की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सारे में क्रिकेट खेल रहा हूँ, पाकिस्तान का जितना बड़ा स्ट्रक्चर है मैं मानता हूँ ये वो। लेकिन अगर किसी भी प्लेयर में, मैं ये कहता हूँ, ये बातें और तो ट्विटर और सोशल मीडिया की, लेकिन अगर किसी भी अफगानिस्तान के क्रिकेटर में, क्रिकेट बोर्ड में या प्लेयर में दिमाग में ये चीज है तो उसको बहुत क्लियर कर देना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान आज इस पोजीशन में खड़ा है तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अफगानिस्तान ने अगर वो आज इंडिया के पास गया और इंडिया ने उनको होम ग्राउंड दिया, सब कुछ दिया, तो इंडिया ने अफगानिस्तान को तब हाथ मिलाया जब अफगानिस्तान ने 3 T20 वर्ल्ड कप्स जो पाकिस्तानी कोच के अंदर ये क्वालिफाई कर गए थे और एक 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने के बाद अगर इंडिया ने उनको कहा था कि आप इधर आके होम ग्राउंड बनाए, तो इतना एहसान फरामोश मैं नहीं समझता कि किसी को होना चाहिए। अगर कोई इतना सोचता है तो बहुत बड़ा हरामखोर एहसान फरामोश है। लेकिन अगर वो ये नहीं समझते उनको, मेरे ख्याल में अगर किसी ने नहीं कहा तो नहीं कहा। ठीक है, थैंक यू सो मच कबीर भाई, आपने शो में अपना इनपुट दिया अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से। लोग काफ़ी नाराज थे, ताहिर काफ़ी तफसील से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब ये कबीर भाई ने पूरी डिटेल एक आपको दे दी, और ये जरूरी था इनको लाइन पे लेना, इसलिए जरूरी था क्योंकि सारे इन आउट जानते हैं ये। एग्जैक्टली, क्योंकि इन्होंने टीम उस वक्त गए थे, टीम जब टीम कुछ भी नहीं थी, टीम ही नहीं थी बेसिकली, सबको इकट्ठा करना, प्लेयर्स को लाना, कन्विंस करना कि खेलो, सीखो, मेहनत करो, कर सकते हो, मतलब ये मोटिवेटर आपको कोच से ही मिलती है। और कबीर भाई की जैसी है, क्योंकि मैं खुद इनके अंडर एक टूर्नामेंट खेल चुका हूँ, कबीर भाई वन ऑफ द गुड कोच तो हैं और प्लस ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जिस तरह से बयानात वहां से आ रहे हैं, जिससे आप क्रिकेट सीख रहे हैं, जिससे आपने क्रिकेट
आपको मतलब हाथ पकड़ के क्रिकेट दी है कि जी ये लीजिए, जैसे ये बैट है, ये बॉल है, आप खेलिए। अगर आप उनको आंखें दिखाएंगे तो मेरे ख्याल में तो बहुत सरासर जाती होगी और फिर आगे चल के आने वाली इनकी लॉट के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आने वाली लॉट के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। अफगानिस्तान की क्रिकेट को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि जिसने 11 रन से इस मैच में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और थोड़ी सी मैं पॉइंट्स टेबल पे एक निगाह डाल लेता हूँ। अगर मैं पॉइंट्स टेबल पे निगाह डालता हूँ तो यहाँ पे हमें अब ऑस्ट्रेलिया जो इस वक्त हमें पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे नजर आ रहा है। इसके बाद न्यूजीलैंड है, इंडिया, इंग्लैंड और फिर 5वें नंबर पे श्रीलंका, 6ठे पे बांग्लादेश, 7वें पे वेस्ट इंडीज, 8वें पे साउथ अफ्रीका, 9वें पे पाकिस्तान और 10वें और आखिरी नंबर पे हमें अफगानिस्तान की टीम नजर आ रही है। मैच इस वक्त प्रोग्रेस में है वेस्ट इंडीज का और न्यूजीलैंड का। और यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 291 रन स्कोर किए हैं 8 विकेटों के नुकसान पे। और अपना यहाँ पर जवाब में वेस्ट इंडीज ने 130 रन स्कोर कर लिए हैं। क्रिस गेल के अब तक 3 कैचेस छूट चुके हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस मैच को बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैच होगा। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए ये ज़रूर हम जानेंगे प्रोफेसर बदियुज्जमा से। जी प्रोफेसर साहब, आज क्या कैलकुलेशन बना के लाए हैं आप? देखिए अली भाई, आज के तो सब लोग कह रहे थे कि आज इंडिया अगर हार जाता है तो फिर हमारी पोजीशन, क्योंकि नंबर ऐसा है कि जब टॉप 4 टीमें हैं इनमें से कोई हारती है तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ही पहुंच रहा है। तो अब न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच भी चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ टीम अगर जीत जाती है तो फिर भी फ़ायदा पाकिस्तान। प्रोडक्शन टीम ने बताया 130 रन अभी कर दिए उन्होंने। बिल्कुल, तो अगर वो जीत जाती है तो फ़ायदा पाकिस्तान को होने जा रहा है क्योंकि अब पाकिस्तान ने जो आगे 4 मैच खेले हैं उसमें एक मैच न्यूजीलैंड से भी है। तो अगर न्यूजीलैंड को वेस्ट इंडीज़ भी हरा देती है, हम भी हरा देते हैं, उसके अलावा इंग्लैंड से भी वो अगर वो हार जाते हैं या फिर इंडिया से तो उनका मैच हो गया या फिर उनका मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ पर आ जाते हैं तो फिर एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमारे भी 9 पॉइंट। उसके अलावा इंग्लैंड बड़े अब जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा अगले मैचेस जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि 3 मैच और तीनों बड़े मैच उसके बाकी हैं। अगर पाकिस्तान टीम 4 मैच जीतती है और इंग्लैंड की टीम 3 मैच हारती है तो हमारे डायरेक्टली 11 पॉइंट हो जाएंगे अली भाई। और उसके अलावा जब आप जीत रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आपका रन रेट भी आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ओपन हो चुका है वर्ल्ड कप जो है, कोई भी टीम जो नीचे की टीमें हैं वो भी ऊपर जा सकती हैं अगले मैचेस जीत कर। तो इस वक्त हम ये नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप सही कह रहे 10 पॉइंट के साथ ऊपर है, उसने एक आध मैच जीतना है तो वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन बाकी जो 3 टीमें हैं, इंडिया को भी आप अगर ले लें, उसने कोई मैच अभी तक नहीं हारा, बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त है, वो भी ऊपर जाएगी। लेकिन 2 टीमों को न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड है इनमें वो है कि इन दोनों अगर हारती हैं अपने मैचेस और पाकिस्तान जीतता है तो फिर पाकिस्तान के लिए ऐसा है कि ऊपर आ सकता है। ठीक है ताहिर, मैं तो इनका तो फैन हूं मैं, आपको पता है, लेकिन आप बड़ी कस्ते नफ्सी से काम लेते हैं। आप इनके जो है वो फैन फॉलोइंग में नहीं आ रहे हैं। देखिए बात ये कि जिस तरह ये बदी मैंने पूरी एक इक्वेशन बताई है, न्यूजीलैंड वो तो बता दी, लेकिन आप इनके फैन फॉलोइंग में नहीं आ रहा, आप इनके फैन नहीं बन रहे। नहीं देखें, बात ये जब आप बराबर में बैठे होते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और वो जरूरी नहीं कि बताया जाता है, क्योंकि आप सीख रहे होते हैं तो आप नोट डाउन कर रहे होते हैं वो चीजें। मतलब एक बुक लिख रहे हैं आप बदी की बातों की, लिख सकते हैं। इनको बुक लिखना कोई मतलब अभी तो इनकी बहुत सारी चीजें जो अभी हमारे आने वाली है आगे चल के आप देखिएगा जैसे जैसे पॉइंट्स टेबल चेंज होगा वैसे वैसे चीजें और इक्वेशन सामने आएंगे। तो इस वर्ल्ड कप के बाद आपकी भी बुक आ रही है, आप भी कोई गेम चेंजर टाइप की बुक? फिलहाल तो बदी भाई की आई है, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे सारे। ऑलराइट, ये बातें चलती रहेंगी। लाइटर नोट पे बदी ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, लेकिन साथ साथ मैं पाकिस्तान के अवाम को स्टैट से भी आगाह कर दूं कि अभी इस तरह बदी ने कहा कि इंग्लैंड को अगले 3 मैचेस जीतना जो है उसमें हारना बड़ा जरूरी है, लेकिन जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि इंग्लैंड के जो अगले 3 मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया के साथ हैं। और अब तक जो है वो 27 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीती, 27 साल से जो है वो इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं जीती, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो 36 साल से वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीती है इंग्लैंड की टीम। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमें फेवर कर रहा है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि 27 साल से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो इंग्लैंड की टीम कोई मैच वर्ल्ड कप में नहीं जीती, 36 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई मैच नहीं जीती, न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई मैच नहीं जीती। तो ये जो रिकॉर्ड है ये फेवर कर रहा है हमें। अली भाई बिल्कुल फेवर कर रहा है, उसकी एक चीज की वजह, और अब जब इंग्लैंड की टीम नेक्स्ट मैच खेलेगी बहुत अंडर प्रेशर खेलेगी, क्योंकि एक तो प्लस उनको पॉइंट्स का भी अंडर प्रेशर होगा, प्लस उनके बैट्समैन जो फेल हुए थे उनको वापस फॉर्म में अभी आना है अपने। सेकंड थर्ड चीज ये है कि आपको रन रेट भी अच्छा करना है। फोर्थ ये है कि आपको दूसरे को हराना भी है। फिर आपको ये भी देखना है कि आपकी बॉलिंग जो है, क्योंकि अगर एक मैच में भी अब अगर ओवर रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो मॉर्गन पे दोबारा वो लग सकती है, क्योंकि मॉर्गन इस वक्त इनके मेन बैट्समैन है, बेसिकली जो मिडिल ऑर्डर को पूरा लेके चल रहे हैं। तो इंग्लैंड इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, बैक टू बैक 2 मैच हारना, और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इंग्लैंड के लिए। आपने बहुत क्रिकेट खेली, आपको लगता है इंग्लैंड के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा क्योंकि वेदर जो है वो शाइनी हो रहा है, सूरज निकलना शुरू हो गया, और जो पहले क्लाइमेटिकल कंडीशन थी वो सूट कर रही थी, फेवर कर रही थी इंग्लैंड को। अब चूंकि ड्राइनेस शुरू हो गई है, शाइनी वेदर हो गया है, सूरज निकलने लगा, अब इंग्लैंड के लिए मुश्किलात का फेस शुरू हुआ।
देखिए अली भाई बिल्कुल, क्योंकि एक चीज है कि यहाँ इस वेदर को एशियन बहुत अच्छा सूट करती है। अब देखिए अभी तक एशिया की जो टीमों की परफॉर्मेंस थी वो वैसे नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस लिफ्ट अप होना शुरू हुई है। श्रीलंका की आप देख लें, बांग्लादेश की आप देख लें, आज अफगानिस्तान जिस तरह बैटिंग की है या बॉलिंग की है, जहाँ सूरज निकलता है वहां ऐसा लगता है कि एक तो क्रिकेटिंग आपका माहौल बनना, प्लस इंग्लैंड हमेशा इंग्लैंड ने स्ट्रगल की है जब ज्यादा सूरज निकला है, और ये हिस्ट्री रही है इंग्लैंड के अंदर। क्योंकि मैं जब भी लीग खेला हूं वहां पर ये दुआ तो करते हैं ये लोग यार सूरज निकले, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि सूरज चले जाए, क्योंकि हमें हेल्प आउट नहीं हो रही है। हमें हेल्प आउट होती है क्योंकि हम फिर वहां रिवर्स स्विंग अच्छा करते हैं। ठीक है जी, और जो इसमें सूरत हाल है मैच की वो भी यकीनन हम आपके समातों की नजर करते चले कि 291 रन स्कोर किए न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए, और उससे थोड़ी देर पहले तक जो वेस्ट इंडीज ने 130 रन स्कोर किए थे। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है कि 21 ओवर्स में 138 रन स्कोर कर लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। क्रिस गेल इस वक्त क्रीज पे मौजूद है, फतह की उम्मीद। इस पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके लाइव कॉल्स को भी शामिल करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल, और हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले मैच के बारे में कि जहां पे 291 रन स्कोर किए न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए, और अब जवाब में 142 रन स्कोर कर लिए हैं वेस्ट इंडीज ने। और 23वें ओवर का खेल इस मौके पर जारी है, और 142 के स्कोर पर चौथी विकेट भी अब गिर चुकी है। तो मुसलसल 2 गेंदों पर 2 विकेटें यहाँ पे फर्गुसन हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। हेटमायर पहले 54 रन बनाने के बाद आउट हुए थे, और उसके बाद नए आने वाले बैट्समैन होल्डर जो थे वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। अब क्रिस गेल क्रीज पे मौजूद है, लेकिन 4 विकेटें वेस्ट इंडीज की टीम की गिर चुकी हैं। 150 रन मजीद दरकार है इस मैच में कामयाबी के लिए। बदियुज़्ज़मा 150 रन दरकार, क्रिस गेल मौजूद, और होल्डर के आउट होने से बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि हेटमायर तो 54 रन की इनिंग खेल चुके थे। होल्डर से बड़ी उम्मीद थी। मुझे लग रहा है कि लुइस को इन्होंने इस वजह से नहीं भेजा कि शायद उनकी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऊपर के क्रिस गेल मौजूद है, शायद क्रिस गेल मौजूद है, या इस वजह से नहीं भेजा। तो जब तक क्रिस गेल है आप ये कह सकते हैं कि मैच जो है वो कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस गेल जो है वो मैच में सिंगल भी लेके जा सकता है। लेकिन जब तक अगर क्रिस गेल आउट हो जाते हैं, अगर क्योंकि फर्गुसन की आप देखें वो जिस तरीके से बॉल करता है, और क्रिस गेल को या तो शॉर्ट बॉल चाहिए या फिर उसके लिए क्यों वो इंतजार करता है, बैकफुट पे ज़्यादातर खेलता है। अगर वो उसको यॉर्कर या तेज गेंद अंदर करेगा, ओवर पिच करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो क्रिस गेल अगर खड़े हैं तो सही है, वरना अगर क्रिस गेल जल्दी आउट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जो है वो कम बैक कर लेगा। न्यूजीलैंड कम बैक करेगा, और न्यूजीलैंड और क्रिस गेल के लिए बड़ा खुल के एक मैसेज भी होगा कि क्रिस गेल खुल के खेल, क्योंकि सामने वाले बैट्समैन उनको साथ दे नहीं रहे। देखिए बात ये कि क्रिस गेल पे ड्यू था, रन्स करना ड्यू था, लेकिन जिस तरह से इतनी बैड फॉर्म उनकी चलती हुई आ रही है, क्योंकि उनको खिलाया ही इसीलिए जा रहा था क्योंकि अगर क्रिस गेल अपने इंडिविजुअल रन करेंगे तो वो टीम का फायदा होगा। लेकिन आज भी देखें अगर 3 वो कैचेस अगर पहले ही कैच हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा आपको डिस्टेंस होता। लेकिन ये डिसीजन मुझे बड़ा सरप्राइज है कि होल्डर ऊपर आ गए लुइस की जगह, मतलब बड़ा सरप्राइज है लुइस, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन है इनके, तो मैं समझता हूँ उन्हीं को भेजना चाहिए था। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन उन्हीं को भेजना चाहिए था, क्योंकि देखिए यही चीज होती है, क्योंकि आपको अब पार्टनरशिप चाहिए, क्रिस गेल के साथ पार्टनरशिप चाहिए। अगर होल्डर आप आउट हो गए तो आप ऑटोमेटिकली वेस्ट इंडीज की बैटिंग पे प्रेशर आ गया, क्योंकि उनको पता है अब लुइस एक ही प्लेयर रह गए हैं। अब अगर ये भी गेल आउट हो गए तो फिर नीचे कौन संभालेगा? तो यही एक प्रॉब्लम हो रही है जो मैं समझता हूँ कि चेंजिंग। हाँ, क्योंकि हम तो अभी प्रोग्राम में मौजूद है तो जाहिर से हमें नहीं मालूम कि क्या उनको कोई इंजरी हुई है या ये प्लान कैसा है। लेकिन ताहिर अगर एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आप इतना ज़्यादा नीचे कर देंगे तो आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नीचे जाके इस तरह से इनिंग को संभाल सकता है जिस तरह उसको ऊपर के जब टॉप में खेलता है तो ज़्यादा ओवर्स खेलने की आदत होती है। अली भाई बात ये होती है अगर वो नया बॉल फेस कर रहा है या 10वां ओवर या 12वां फेस कर रहा है तो वो उसका यूज टू होता है, बॉल अच्छी आ रही होती है बैट पे। आप अगर शुरू में थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं तो आपको पता है आगे चल के मैं मैनेज कर सकता हूँ बाउंड्रीज लेके या डबल्स लेके। तो वही एक टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की क्वालिटी होती है कि टीम को लेके चलना, रन रेट को मेंटेन रखना, प्लस दूसरे को भी खिलाना। लेकिन इतना नीचे भेजना मैं नहीं समझता कि आपने बिल्कुल ही उसका, एक तो उसका कॉन्फिडेंस भी आप शेक कर रहे हैं, प्लस टीम का भी कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस स्ट्रेटेजी को कि आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आप इतना नीचे भेज रहे हैं? ठीक है, अगर आप अभी इस नंबर पे भी भेज सकते थे क्रिस गेल के साथ भी, ताकि क्रिस गेल के साथ खेल के एक ओपनर साथ खेल रहा है, दूसरा ओपनर आ जाता है, उनको थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन अगर साथ आ जाता तो जेलिन होने का मौका मिलता, ज़्यादा ओवर्स मिलते। बिल्कुल, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उसको अगर आप 3 नंबर से या 4 नंबर से उठा के 7-8 पे भेजेंगे तो थोड़ी उसके साथ प्रॉब्लम तो लाजमी होगी। और इस तरह एक नहीं बहुत सारे बैट्समैनों के साथ इस तरह का जो सिचुएशन या ऐसे हालात से गुजर चुके हैं। लेकिन हो सकता है, मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि फील्डिंग के दौरान या कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनको हुई हो जिसकी वजह से उनको ना भेजा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस गेल इस वक्त जो खुलकर खेल रहे हैं तो इस वजह से हो सकता है कि उसको लुइस को ना भेजा, क्योंकि वो भी आपको पता है कि तेज़ आगे खेलते हैं। तो उन्होंने एक आध बैट्समैन बचाया हो ताकि होल्डर जाएँ, अगर
अगर होल्डर की भी 2-4 लग जाते हैं तो और इजी मैच होएगा। तो ये देखेंगे ये जो ज़्यादातर जो वेस्ट इंडीज़ है कम ओवर में ज़्यादा रन बनाने के लिए ये जाते हैं, तो इस वजह से हो सकता है होल्डर को भेजा हो। वैसे अगर टॉप ऑर्डर अपने नंबर पे आता तो वो ज़्यादा यहाँ पर उनके लिए फायदेमंद ठीक है, ब्रेथवेट आए ज्वाइन किया ना क्रिस गेल को, ये पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होगी? देखिए ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस है ब्रैथवेट का, और आते ही जिस तरह से हमें पता लगा कि पहली बॉल पे फेस के दूसरी बॉल पे चौका मार दिया आके, तो इनके कॉन्फिडेंस में डेफिनेटली इजाफा होगा। प्लस गेल के कॉन्फिडेंस में बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि गेल को अब ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो उनको स्ट्राइक दे। डॉट बॉल्स भी अगर हो रही हैं तो वो अगर बाउंड्री से कवर कर सकता है, और ये कई दफ़ा हमें देखा है ब्रैथवेट ने अपने जो सलाहियतें हैं, बिग हिट्स बड़े अच्छे मारते हैं, सिंगल्स भी अच्छे लेते हैं, तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप होगी अली भाई की जो मैच टर्न कर सकती है इन द फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का साथ गेम प्लान क्या होगा? क्या वो क्रिस गेल को डॉट बॉल्स पे ज़्यादा लेके जाएंगे, क्योंकि अब तक जो है क्रिस गेल 7 चौके और 6 छक्के हिट कर चुके हैं? देखिए वो उनकी कोशिश ये होगी कि इनको बैकफुट पे ना खिलाएं, क्योंकि बैकफुट पे क्रिस गेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन जो शॉर्ट बॉल्स होती हैं, जो स्लो शॉर्ट बॉल्स होती हैं, उसका वो वेट करते हैं, तो उनको या तो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, मतलब इतना भी ना दें कि आपको विड्थ मिले, जैसे क्रिस गेल हट के पॉइंट्स के ऊपर से मारते हैं। हमने बीच में देखा है कि वो स्ट्रगल, जहां उन्होंने स्ट्रगल की है 3 बॉल या 4 बॉल डॉट बॉल्स की हैं, वहां वो जाते हैं बिग हिट मारने के लिए। तो उनको कोशिश यही है कि डॉट बॉल्स अगर कराते हैं तो ये फिर वो स्ट्रगल करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है, डॉट बॉल कराते हैं, यही गेम प्लान होना चाहिए क्रिस गेल के खिलाफ। रखे कल पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं। अब तक का दोनों के दरमियान 4 मैचेस खेले गए, 3 में साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान को 1 मैच में कामयाबी हासिल हुई है। और जो 3 मैचेस साउथ अफ्रीका जीता है वो 1992 के वर्ल्ड कप में जीता, 1996 के वर्ल्ड कप में जीता, 1999 के वर्ल्ड कप में जीता, 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 29 रन से कामयाबी हासिल की। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है बदी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, और इक्वेशन जो है वो अभी पाकिस्तान के खिलाफ है। 4 में से 1 मैच पाकिस्तान जीता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लास्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीत चुका है। क्या लगता है आपको कि कल पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होगा? सबसे पहले अपने माइंड सेट से लड़ना होगा, जो तनकीद हो रही है वहाँ पर भी तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पर, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तनकीद जारी है, प्रिंट मीडिया से भी तनकीद जारी है, उससे लड़ना होगा, टीम कॉम्बिनेशन से लड़ना होगा, और सबसे ज़्यादा अपने आप से लड़ना होगा कि तगड़े होकर आओ। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि कल सूरज को भी निकलना होगा, और सूरज निकलेगा तो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हो सकता है उनका मोराल भी बुलंद हो। और आपने सही कहा, सबसे पहले तो उनको तनकीद का जवाब देना है अपने बैट से। उसके अलावा आपके सामने जो टीम है वो भी बिल्कुल आपकी तरह जख्मों से चूर हुई हुई है, जैसे आप हारते हुए जा रहे हैं वो भी जाते हैं। उनके लिए भी अब बचा कुछ नहीं है, उनके लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया, उनके लिए भी खत्म हो चुका है। आप भी अगर हारते हैं तो आपके लिए ये मैच जो है बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन लॉर्ड्स के मैदान में मैं आपको बताऊं कि 11 मैच पाकिस्तान खेल चुका है, सिर्फ 4 में जीता और 7 मैच हम वहाँ पर हारे हैं। तो सरफराज के लिए अच्छी खबर है कि 2016 में आपको याद होगा कि उन्होंने वहाँ पर सेंचुरी स्कोर की थी। और एक याद हमारी वो ये है कि हम 2009 का T20 वर्ल्ड कप इसी ग्राउंड में जीते थे। लेकिन अब जो है कल का मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई। अच्छा ताहिर, जो कल के मैच के हम डिस्कस भी कर रहे हैं, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले टीम क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की? बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि मलिक इज फेयर इनफ, 2 की एवरेज से उन्होंने इस टूर्नामेंट में रन स्कोर की, 2.66 की एवरेज से। कल मलिक को ड्रॉप करें, हारिस सुहेल को लेकर आएं, और हसन अली को ड्रॉप करें, हसनैन को लाएं। देखिए डेफिनेटली, क्योंकि जो ओपनर्स हैं हमारे वो तो आप उनको बिल्कुल वैसे ही रखें। मिडिल ऑर्डर में आप हारिस सोहेल को डेफिनेटली अब चांस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मलिक की जगह पे, बाकी तो आप वही नॉर्मल रखें। प्लस इमाद हो गए, शादाब हो गए, प्लस हसनैन को मैं सोच रहा हूँ कि हसनैन को डालना चाहिए, क्योंकि हसनैन को एक तो मैच अब प्लस वो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, आपको वो एडवांटेज हो। लेकिन जो हमें पता लगा है कि शायद वो शाहीन आफरीदी से जा रहे हैं, हसनैन को नहीं खिलाएंगे, हसनैन को शायद, मतलब ऐसा कह सकते 50-50। अच्छा, मैं इससे पहले बदी जाने चाहूँ, क्विकली मुझे बताएगा कल की जो इत्तलात है वो ये है, और जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है वो ये है कि जो दूसरी इनिंग में स्पिनर्स को मदद देगी टीम, टॉस जीत के पहले बैटिंग करे पाकिस्तान? डेफिनेटली पहले बैटिंग करें, आप खुल के बैटिंग करें, बगैर प्रेशर के बैटिंग करें। जब हमने बगैर प्रेशर के बैटिंग की, हमने लंबा स्कोर करके दिया। जी बदी, बिल्कुल अली भाई, आपने टीम में तब्दीलियों की बात की, तो कल शुएब की जगह तो आरएस खेल ही रही है, तो टीम मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया। और दूसरा ये है कि इस बात पर बहुत बहस हुई है मिकी आतर और कप्तान के दरमियान कि शाहीन को खिलाया जाए, हसनैन को खिलाया जाए। तो इन दोनों के दरमियान वो टॉस से पहले एक बात होगी कि इन दोनों में से कौन इन होगा। तो 2 तब्दीलियाँ पाकिस्तान टीम में होगी, और यही है कि पाकिस्तान को टॉस जीत कर मेरे ख्याल से बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मौसम की ड्राइनेस की उम्मीद है वहाँ पे, और दूसरी इनिंग में स्पिनर्स को ये पिच है जो है वो फेवर करेगी। ताहिर, आपका शुक्रिया, बदी आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। कल रात 11 बजे मुलाकात होगी। अली सलमान की इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीत के साथ अपने नए सफर का आगाज करेगी, और इसी पे हम डिस्कस भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।